गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 20 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं पुटअप कर रहा हूँ। सभी लोग इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन सीबीआई के बारे में है। सीबीआई के बारे में मैंने कई बार चर्चा किया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि सीबीआई एक सांविधिक संगठन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लीगल बॉडी है। दूसरा है कि केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है, लेकिन ऐसा केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति से किया जा सकता है। तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना भी देश में कहीं भी जांच के आदेश दे सकती है। 3 स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी है कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी है पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन डी है तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताइएगा। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। हरियाणा में अवैध खनन रोकने वाले डीएसपी को डंपर से रौंदा। एक दुर्भाग्य की घटना हुई हरियाणा में। एक डीएसपी को डंपर से रौंद दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अगर देखिएगा तो अरावली रेंज है। अरावली रेंज का जिस तरह से खनन हो रहा है उसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी चिंता जाहिर कर चुकी है, और अरावली रेंज को बचाने के प्रयास लगातार हो रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भारत के मैप को देखिएगा तो भारत का मैप, मैं मैप दिखाता हूँ आपको। ओके, ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज बेसिकली राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन है। दिल्ली तक ये फैला हुआ, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और फिर दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन आपको दिखता है, राष्ट्रपति भवन भी अरावली रेंज पे ही अवस्थित है। अरावली का एक्सटेंडेड पार्ट है राष्ट्रपति भवन। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वगैरह में पहाड़ आपको दिख जाएगा, वो भी आपको अरावली रेंज का ही पार्ट है। तो अरावली रेंज भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अरावली की अगर हम लोग बात करें तो भारत के राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। मुख्यतः ये राजस्थान में अवस्थित है, लेकिन है एक्सटेंशन इसका दिल्ली तक, और उधर देखा जाए तो उधर गुजरात में भी इसका कुछ पार्ट है। अरावली भौगोलिक संरचना में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है? तो वो अरावली है। कई बार क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा गया। और विश्व में भी प्राचीनतम है यह, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान को उत्तर से दक्षिणी 2 भाग में ये बांटती है। अरावली की जो सर्वोच्च शिखर है वो सिरोही जिले, राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अरावली की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो गुरु शिखर है। ये 1727 मीटर ऊंची है, जो माउंट आबू में अवस्थित है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है, और अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% विस्तार राजस्थान में है। तो मुख्यतः यह राजस्थान में है, लेकिन इसका एक्सटेंशन हरियाणा में भी है, इसका एक्सटेंशन दिल्ली में भी है, और इसका एक्सटेंशन गुजरात में भी है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, और इसकी दक्षिण की ऊंचाई व चौड़ाई सर्वाधिक है। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों और खनिज से परिपूर्ण है। पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने का काम करती है। जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है राजस्थान में, उसको रोकने का काम भी करती है अरावली पर्वत श्रृंखला। यह बाना, लूनी, साखी, साबरमती जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला चिंता का क्या कारण है? पहले कुछ दिन से ये लगातार चर्चा में बना हुआ है, या मैं कुछ वर्षों से कहूँ तो ये अधिक प्रासंगिक होगा। कुछ वर्षों से अरावली लगातार चर्चा में बना हुआ, 2018 से मैं देख रहा हूँ। तो राजस्थान सरकार ने यह स्वीकार किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि अरावली की 138 में से 28 पहाड़ियाँ गायब हैं। तो इसी तरह से पेपर में न्यूज आया था, पूरा आर्टिकल आया था कि अरावली की 28 पहाड़ियाँ गायब है। कुछ और गायब हो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ियाँ गायब हैं, चोटियाँ गायब हैं। तो 138 में से 28 पहाड़ियाँ गायब है। रीजन क्या? तो पहाड़ियाँ जो गायब है उसका रीजन है कि अवैध उत्खनन वहाँ पे हुआ।
और अवैध उत्खनन करके जो है उस पहाड़ी को गायब कर दिया गया। और उसी अवैध उत्खनन का शिकार कल डीएसपी हुए हैं, सुरेंद्र सिंह हुए हैं। अवैध खनन का प्रमुख कारण यहाँ इस इलाके में कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, आयरन, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, चूना पत्थर जैसे खनिज पाया जाता है। राजस्थान के कुछ खनिज का 90% अरावली पर्वत श्रृंखला और इसके आसपास पाया जाता है। खनिज में राजस्थान सबसे इनरिच है, सबसे अधिक खनिज का भंडारण इंडिया में है तो वो राजस्थान में है। और उसमें भी राजस्थान में भी सबसे अधिक खनिज है, वो 90% खनिज जो है अरावली रेंज में पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में निर्माण कार्य को अनुमति देने वाली हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित संशोधित नए कानून को रोक लगा दिया था। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2019 में आदेश दिया था कि अरावली पे निर्माण कार्य हो सकता है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मैटर गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे प्रतिबंध कर दिया, इसको बैन कर दिया, इसको रोक लगा दिया। दिल्ली एनसीआर की सील्ड है अरावली। अरावली के घने जंगलों का आवरण वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण के उच्च स्तर वाले प्राकृतिक रूप से हवा को शुद्ध करने में मदद करती है। दिल्ली के हवा को प्यूरिफाई करने का काम करती है अरावली रेंज। देसी पहाड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों की लगभग 400 प्रजातियां, 200 देसी और प्रवासी पक्षी और तेंदुए, सियार, नीलगाय, लकड़बहारा आदि अरावली के जंगल में पाए जाते हैं। अरावली की पहाड़ियां भूजल रिचार्ज में मदद करती हैं, जो हर वर्ष इस क्षेत्र में तपती गर्मी के महीने के दौरान पानी की कमी को देखते हुए महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से आने वाली झुलसाने वाली जो गर्म हवा है उसको सीधे आने से दिल्ली में रोकती है। अगर अरावली पर्वत नहीं रहेगा तो दिल्ली में काफ़ी गर्मी होगी। तो दिल्ली एनसीआर के गर्मी में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है अरावली के कारण। तो अरावली का इम्पोर्टेंस देश के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अरावली को बचाए जाने की आवश्यकता है। और अरावली में इतने अवैध खनन हैं, इतने गैंग वहाँ पे इन्वॉल्व है कि इसको तत्काल रूप से रोके जाने की आवश्यकता। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक डीएसपी गया अवैध खनन को रोकने के लिए, उसकी हत्या कर दी गई। तो आवश्यकता है कि इस पे पर्याप्त एक्शन लिए जाने चाहिए। प्री पैकेज्ड अनाज पे जीएसटी का फैसला राज्यों की सहमति से। जीएसटी काउंसिल में हमने डिस्कस किया है कि जीएसटी काउंसिल का जो निर्णय होता है उसमें राज्यों का मत 2/3 होता है और केंद्र सरकार का मत 1/3 होता है। तो हाल में जो है प्री पैकेज अनाज में जीएसटी लगाने की जो बात की गई है उसमें राज्यों की सहमति भी दिया गया, राज्य की सहमति से ये निर्णय लिया गया। हालांकि कल जो है निर्मला सीतारमण जी ने कुछ ट्वीट किए और उस ट्वीट के दौरान उन्होंने कहा जो लोग खुले में चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, मकई खरीदते हैं, उन लोगों को जीएसटी में नहीं लगेगा। तो जो पैकेज्ड फूड होगा उस पर जीएसटी लग सकता है, लेकिन जो खुले में खरीदते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो ये है कि ये डिसीजन जो लिया गया वो राज्यों की सहमति से लिया गया है, जिसमें खाद्यान्न पदार्थ पे 5% जीएसटी लगाया जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो जीएसटी काउंसिल के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य सरकार जीएसटी काउंसिल के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज से कुछ दिन पहले, इनफैक्ट आई थिंक 10 से 15 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी काउंसिल के निर्णय को राज्य मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी। तो यानी अगर ये जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया है तो राज्य चाहे तो इस डिसीजन को नहीं मान सकता। आम लोगों के लिए खोला गया देश का एकमात्र मैडम तुषार संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये नोएडा में अवस्थित है और ये आम लोगों के लिए खोला गया। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैडम तुषार संग्रहालय कहाँ पे है? तो वो नोएडा में अवस्थित है। देखिए अभी मानसून सत्र शुरू हो गया संसद का, तो मानसून शुरू हो गया तो वहाँ पे कई सारी चर्चा और परिचर्चा संसद के पटल पे होगी। उसमें कई सारा डाटा निकल के आएगा, उस डाटा को आप लोग देखते रहिएगा, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और उसको अगर
एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लगे तो मैं यहाँ पे चर्चा कर दूंगा, लेकिन आप लोग भी उसको देखिएगा, लगे कुछ लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा। जैसे WHO का कोरोना के मौत के आकलन का तरीका अवैज्ञानिक है, इसी पे चर्चा हुआ। इशू ये है कि भारत सरकार ने कहा था कि 16 जुलाई 2022 तक देश में 5,25,660 लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। तो भारत सरकार का अपना डाटा है कि 5,25,000 लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, लेकिन WHO का कहना है कि भारत में 47 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। यानी भारत सरकार का जो डाटा है उससे लगभग 8 गुना अधिक लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से। WHO का कहना है कि भारत में 47 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। अब सोच कर देखिए, भारत कह रहा है कि 5,25,000 लोग मरे हैं, WHO कह रहा है कि 47 लाख लोग मरे हैं। तो यहाँ पे संसद के पटल पे सरकार का कहना है कि नहीं, जो WHO का कोरोना के मौत का आंकड़ा है वो अप्रासंगिक है और वैज्ञानिक है, इसको हम लोग मानने से रिफ्यूज करते हैं। तो इसलिए अगर कल के डेट में पूछा जाए तो हम लोग भी सरकार के डाटा को ही कोट करेंगे, WHO के डाटा को कोट नहीं करेंगे, सरकार के डाटा को कोट करेंगे। मंकी पॉक्स के खतरे को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय। मंकी पॉक्स का पहला केस केरल में आया। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो क्वेश्चन कई बार स्टेट PCS वगैरह में पूछा जाता था कि कोरोना का पहला केस कहाँ आया, तो वो केरल में आया था। मंकी पॉक्स का भी पहला केस केरल में आया है। इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जनसंख्या नियंत्रण भी देश में चर्चा है। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति 2000 जो है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, इन दोनों को आधार मानते हुए इन दोनों के तहत भारत सरकार 2045 तक जनसंख्या को अस्थिर करने के लिए लगी हुई है। यानी नई जनसंख्या नीति देश भर के लिए नहीं आ रही है। सरकार जो जनसंख्या नीति 2000 की थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की थी, इसी दोनों के तहत 2047 तक भारत की जनसंख्या अस्थिर करने पे लगी है। और सरकार ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2005 को, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, उसको के डाटा को कोट करते हुए कहा कि 2019-21 में कुल प्रजनन दर 2% आ चुकी है, जो मानक है, मानक से कम है। यानी देश में जो जनसंख्या है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के पर्याप्त काम हो रहे हैं आंकड़े के अनुसार। देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR की मैं बात करूं तो TFR जो है कहीं भी अगर 2.1 होता है तो ये अच्छा माना जाता है। यानी अगर 2.1 होगा TFR तो इसका मतलब है कि वहाँ की जनसंख्या जो है ना तो बहुत बढ़ेगी ना घटेगी, कांस्टेंट होगा, अच्छा रहेगा। 2.1 से जैसे कहीं का TFR बढ़ता है उसका मतलब है कि जनसंख्या वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और 2.1 से जैसे घटता है तो वहाँ का मतलब है कि जनसंख्या वहाँ पे तेज़ी से घट रही है। अभी जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत का TFR 2% हो चुका है, 2 हो चुका, 2.0। इसका मतलब क्या हुआ? TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब हुआ अगर 2.1 है, इसका मतलब ये हुआ है कि 10 महिलाएं 21 बच्चे को जन्म देती हैं। तो 10 महिलाएं 21 बच्चे को अगर जन्म देगी तो इससे देश में जनसंख्या नियंत्रण में रहेगा, क्योंकि कई सारे जो है लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो देश में जनसंख्या नियंत्रण में रहेगा और 2.0 हो चुका है। इसका मतलब है कि जो हमारी मानक है, मानक से कम हो चुका है, जनसंख्या का दर मानक से कम हो चुका है। तो ये निश्चित तौर पे हमारे देश में जनसंख्या को कंट्रोल करने में ये सहायक होगा। तो ये कहना है सरकार का संसद के पटल पे। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, पेपर पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को लगातार बोलता हूं कि सिर्फ मेरे एनालिसिस सुनने से काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट जिस न्यूज़ का एनालिसिस मैं करता हूं यहाँ पे, उस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लीजिए। और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ से जाकर के सीधे इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं जिस न्यूज़ की मैं चर्चा आपके साथ करता हूँ। इसको पढ़ना है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेपर पढ़ने का आदत डालिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कई सारे बच्चों को या कई सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ न्यूज़ एनालिसिस सुन लेते हैं, उसी से लगता है उनको काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
पेपर पढ़ने का सिंपल मतलब ये होता है, या न्यूज़ एनालिसिस देखने का या सुनने का ये मतलब होता है कि आप अपना थॉट डेवलप करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करें। डाटा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन डाटा के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि आपको पेपर पढ़ना चाहिए। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण दिल्ली में ही मिलता है, पटना में या यूपी वगैरह में नहीं मिलता है, तो इसलिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिए। पेपर में क्या पढ़ना ये अधिक इंपॉर्टेंट है। जैसे इतना न्यूज़ मैं स्किप कर रहा हूँ, ये सभी न्यूज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो न्यूज़ पढ़िए, कुछ ही न्यूज़ को पढ़िए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये पता कैसे चलेगा, तो ये सिलेबस के आधार पर आपको पता चलेगा। आप सिलेबस सामने रखिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये अरावली रेंज ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस कर लिया था, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पुलिस कर्मियों में देशभक्ति, अनुशासन और संवेदनशीलता का भाव होना चाहिए, अमित शाह जी। नई दिल्ली में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किए हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। बाकी यहाँ से अगर आप देखिएगा इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ से है देश में पुलिस रिफॉर्म्स। देश में पुलिस रिफॉर्म्स क्या हो रहा है, देश में सरकार के द्वारा पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे एक पोर्टल है CCTNS पोर्टल, क्रिमिनल एंड क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। CCTNS पोर्टल लगभग देश में चालू हो चुका है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के तहत ही 98% थाना में CCTNS पोर्टल चालू हो चुका है। और इसके अलावा आपका जो रिस्पेक्टिव स्टेट है वहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स के लिए क्या किया गया। जैसे बिहार में इसी तरह का अपराधियों के डाटा के लिए चक्र पोर्टल शुरुआत किया गया, चक्र ऐप की शुरुआत बिहार में अपराधियों के डाटा को रखने के लिए चक्र ऐप की शुरुआत किया गया, जो बिहार सरकार के तहत है। तो इसी तरह से आपके रिस्पेक्टिव स्टेट में पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आप वहाँ के लोकल एजुकेशन को पढ़ें। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूषित पेयजल से बिगड़ा स्वास्थ्य, यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई। देखिए वाटर क्राइसिस पे कई बार हमने चर्चा किया, आज मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूनेस्को का एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का नाम है जल विकास रिपोर्ट 2022। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि जल विकास रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है, तो ये रिपोर्ट यूनेस्को ने जारी किया। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां साल में कम से कम 1 महीने के लिए जल संकट गंभीर रूप से बना रहता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का भूजल का सबसे अधिक उपयोग करने वाला देश है। ग्राउंड वाटर का भारत सबसे ज़्यादा उपयोग करता है और भारत का ग्राउंड वाटर 0 हो गया बहुत जगह। ये रिपोर्ट नीति आयोग ने प्रकाशित किया था। इसलिए ग्राउंड वाटर को यानी भूजल को संरक्षित करने के लिए सरकार ने अटल भूजल योजना शुरुआत किया था। आई थिंक 2020 में 6000 करोड़ की परियोजना थी। दोनों पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया था, पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जल संरक्षण आपके लिए है ही, जल संकट है ही, जल संकट का क्या कारण है, उसका क्या समाधान हो सकता है। बाकी इसको अगर आप लोग लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। जीएसटी काउंसिल पे जो मैंने डिस्कस किया था वहीं बेसिकली यहाँ पे चर्चा किया गया, तो मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। येन पौंड के मुकाबले रुपए मजबूत हुआ, लेकिन फिर भी 80 के आसपास पहुंच चुका है। कल 80 क्रॉस कर गया था, लेकिन जब मार्केट बंद हो रहा था तब ये 79.92 पे आके रुका है। अफ्रीकी देशों के संग व्यापार सहयोग बढ़ाने की जरूरत। अफ्रीका के साथ हमारा व्यापार संतुलित होता है। 40 अरब डॉलर का हम निर्यात करते हैं और 49 अरब डॉलर का हम आयात करते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि अफ्रीका के साथ हम व्यापार को अधिक बढ़ाएं और इसी के लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत किया गया था। भारत और जापान दोनों ने मिलकर ये किया था।
सीपेक को अफगानिस्तान तक ले जाने की तैयारी में पाकिस्तान और चीन। ये सीपेक आपको दिख रहा है, ये जो कासगर है, ये कासगर चीन में पड़ता है और ये ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए सीपेक बन रहा है। ये जो सीपेक है ये इस तरह से बन रहा है, पहले प्रस्तावित ऐसे था। सीपेक का विरोध भारत क्यों कर रहा है, उसका रीजन है कि सीपेक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है वहां से गुजरता है। ये जो यहाँ से गुजर रहा है सीपेक, ये भारत का अभिन्न अंग है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। तो सीपेक लोकेशन आपको पूछ देगा, कासगढ़ से लेकर के ग्वादर पोर्ट तक ये कनेक्ट करता है। अब सीपेक का एक्सटेंशन बखान कॉरिडोर या मैं बोलूँ कि अफगानिस्तान तक किया जाएगा। अब ये जो दिख रहा है, ये आपको अगर मैप पे आप लोग देखिएगा, जाकर के गूगल मैप पे आप लोग सर्च कीजिएगा, ये जो पार्ट है ये बखान कॉरिडोर है और इतना पार्ट ये चीन को टच करता है। यानी अफगानिस्तान की बाउंड्री चीन के साथ लगती है, बहुत कम बाउंड्री लगती है लेकिन लगती है। और इसी जो अफगानिस्तान की बाउंड्री जो चीन के साथ लगती है उसको बखान कॉरिडोर कहते हैं। तो न्यूज़ यही है कि अब इसे भी सीपेक के साथ यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो सीपेक पे भारत की आपत्ति भारत ने पहले भी दर्ज किया था, अभी भी दर्ज किया है। तो इसका रीजन यही है कि चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे सीपेक कहते हैं, कई बार तो पीटी में डायरेक्टली सीपेक का फुल फॉर्म पूछ दिया गया। तो ये बेसिकली गुजरती है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज किया। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कल इवेंट हुआ इंडिया में और वो ये हुआ कि एस्तोनिया की एक कंपनी है, उस कंपनी ने केरल हाईकोर्ट में कंपनी गई है और केरल हाईकोर्ट में कंपनी गई है कि रूस का एक शिप वो केरल आया हुआ था, वो भारत को डिफेंस का कुछ सामान देने के लिए। तो उसको कहा कि ये रूस की कंपनी हमें पेमेंट नहीं किया है, हमें पैसा नहीं दिया है, तो इसलिए इसको जो है कस्टडी में रखा जाए। और केरल हाईकोर्ट ने ये निर्णय भी दे दिया। अब रूस का कहना है कि ये आपने गलत किया। रूस का कहना है कि हम तो अच्छी नीयत से आपके यहाँ गए थे, हमने आपको हथियार देने के लिए हम गए थे, लेकिन आपने हमारे शिप को कस्टडी में ले लिया, तो इमीडिएटली उस कस्टडी से रिलीज कीजिए। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि रूस जो है कई सारे विश्व के देशों के, रूस ने जैसे एस्तोनिया की जो कंपनी है उसको पेमेंट नहीं दिया, विश्व के कई सारे देशों की कंपनी को रूस ने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट गेटवे से रूस को बाहर कर दिया गया जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे से हैं। तो रूस के लिए भी इन देशों को पेमेंट करना, तो बेसिकली यही इशू है। केरल हाईकोर्ट ने फिलहाल आदेश दे दिया है कि उस जो शिप है उस शिप को रोक दिया गया है तत्काल रूप से, और इसको लेकर के रूस भारत पे खफा है और रूस ने इस तरह का मुद्दा भारत के समक्ष उठाया भी है। तो देखते हैं भारत सरकार इसमें कहाँ तक इसमें इंटरवीन करती है, ये देखना पड़ेगा अब। और ये हर एक देश के साथ होगा, ऐसा नहीं है। जिन कंपनियों का पेमेंट बगाया है रूस की कंपनी पे या रूस पे, वो हर जगह, भारत में ही नहीं हर जगह के कोर्ट में इस तरह से अपील करेगी। जैसे ही किसी भी देश में रूस का कोई भी शिप वहाँ पहुँचेगा, उसी तरह से इस तरह का एक्शन वो कंपनी वहाँ पे ले लेगी या वो कंपनी वहाँ के कोर्ट में इस तरह से चली जाएगी। मान लीजिए रूस का अगर कोई जो प्लेन है कहीं पे लैंड हुआ तो वहाँ पे उसे रोकने का आदेश भी दे सकते हैं। तो संबंधित जो स्टेट है या संबंधित जो राज्य हैं या संबंधित जो देश हैं वहाँ के कोर्ट में इस तरह का मैटर जाएगा। अब चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। लौटते हैं क्वेश्चन पे। सीबीआई एक सांविधिक संगठन है, ये गलत है। सांविधिक संगठन वैसा संगठन होता है जिसकी स्थापना संसद के किसी एक्ट के द्वारा किया जाता है। सीबीआई की स्थापना संसद के किसी एक्ट के द्वारा नहीं किया गया। तो आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो पहला अगर स्टेटमेंट गलत है तो आंसर पे ऑप्शन पे आइए। पहला स्टेटमेंट गलत है तो आंसर सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।